नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 20 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां व हलचल देखने को मिल सकती है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको हर वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि आने वाले दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में जो बड़ा सिस्टम उभरने के लिए संकेत मिल रहे हैं, तो क्या बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों के दौरान चक्रवाती तूफान बनेगा या नहीं, और अगर चक्रवाती तूफान बनता है तो उसका असर देश के किन किन राज्यों में व्यापक रूप से होगा, इसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से दी जाएगी। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर भी आने वाले दिनों के दौरान जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने वाली है, तो उनका असर उत्तर पश्चिम भारत समेत मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों में किस प्रकार बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों के रूप में दर्ज हो सकता है, इसके बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो हर वेदर सिस्टम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह जानकारी सही लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप आने वाले 10 दिनों के दौरान देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और होने वाली बारिश को लेकर बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों ही सक्रिय हो चुके हैं, और बंगाल की खाड़ी में जो अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम हिस्सों पर बना हुआ था, जिसकी वजह से तमिलनाडु और केरल के कई स्थानों पर भारी बारिश भी हुई, वही सिस्टम अभी वर्तमान में अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर एक मजबूत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र या फिर एक कमजोर लो प्रेशर एरिया के रूप में पहुंच चुका है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यह सिस्टम भारत से दूर जाता हुआ देखा जाएगा, यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा का रुख करता हुआ देखा जाएगा। इसका कोई विशेष असर भारत के बड़े हिस्से पर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान, यानी कि 22 से 24 नवंबर के मध्य के समय में दक्षिणी हिस्सों पर एक नया लो प्रेशर एरिया बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि संभवतः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा का रुख करते हुए भारत के तटीय हिस्सों की तरफ आगे बढ़ेगा, और इसी दौरान उस सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन भी होना शुरू हो सकता है। कई मॉडल्स के द्वारा यही संकेत दिया जा रहा है कि नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उभर सकता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं 25 से 29 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य हिस्सों पर एक चक्रवाती तूफान सेन्यार उभर सकता है। आइकन, ECM, GFS और CMC मॉडल लगातार इस सिस्टम को चक्रवाती तूफान की श्रेणी तक ले जाते हुए दिखा रहे हैं, और फेवरेबल फैक्टर्स भी इस सिस्टम को मिलेंगे, जिसकी वजह से इस सिस्टम के चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलने के लिए कंडीशंस काफी अच्छी है। वर्टिकल विंड शेयर भी लो टू मॉडरेट रहने के चांसेस है। सी सरफेस टेम्परेचर भी 29-30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इस सिस्टम के लिए काफी फेवरेबल रहेगा। हालांकि MGO अनफेवरेबल है, लेकिन रूसबी वेव और कैल्विन वेव के सपोर्ट से यह सिस्टम बनेगा और इसका इंटेंसिफिकेशन भी होना शुरू हो सकता है। अगर अलग अलग मॉडल्स के अनुसार जानकारी दे तो ECM मॉडल के अनुसार यह सिस्टम एक चक्रवाती तूफान बन सकता है, और लगभग 27 से 29 नवंबर के मध्य के समय में उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर लैंडफॉल कर सकता है। GFS मॉडल तो इस सिस्टम को लेकर पूरी तरह से अलग परिस्थितियां बता रहे हैं। जैसे कि GFS मॉडल के अनुसार यह सिस्टम चक्रवाती तूफान तो बनेगा, लेकिन सिस्टम उत्तर की तरफ बढ़कर उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल कर सकता है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ इसका इंटरेक्शन GFS मॉडल दिखा रहा है। ECM AI मॉडल की बात करें तो ECM AI मॉडल भी इस सिस्टम का लैंडफॉल अभी की संभावना के अनुसार तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ न दिखाकर उत्तर की तरफ बढ़ते हुए वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ ही दिखा रहा है। लेकिन आइकन और CMC मॉडल के अनुसार यह सिस्टम चक्रवाती तूफान तो बनेगा, लेकिन उन दोनों ही मॉडल के अनुसार इस सिस्टम के और भी अधिक इंटेंसिफिकेशन होने के लिए संकेत मिल रहे हैं, और उन दोनों ही मॉडल के अनुसार यह सिस्टम एक सीवियर साइक्लोन या फिर वेरी सीवियर साइक्लोन बन सकता है। लेकिन अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है कि यह सिस्टम कितना इंटेंसिफाई होगा। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इस सिस्टम को लेकर पूरी तरह से क्लैरिटी आएगी। अगर द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा इस सिस्टम के लैंडफॉल और इंटेंसिटी की बात की जाए तो उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश पर इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के चांसेस मेरे अनुसार 40% तक दिखाई दे रहे हैं। 40% चांसेस इस सिस्टम के मध्य आंध्र प्रदेश से दक्षिणी ओडिशा पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ इंटरेक्शन होने की वजह से दिख रहे हैं। 20% चांसेस इस सिस्टम के उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ रिकर्व करने के भी रहेंगे। लेकिन अगर क्लाइमेटोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो इस सिस्टम का लैंडफॉल तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर ही होना चाहिए।
जो कि इस समय में अक्सर देखने को मिलता है। हालांकि कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटरेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता है वह लगभग उत्तर दिशा की तरफ भी आगे बढ़ जाता है। यह देखने वाली बात होगी कि इस सिस्टम का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ कितना इंटरेक्शन होता है, और अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो यह सिस्टम सीधा तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर ही चक्रवाती तूफान की श्रेणी में लैंडफॉल कर सकता है। अभी की संभावनाओं के अनुसार इस सिस्टम के लगभग 27 से 30 नवंबर के मध्य के समय में लैंडफॉल करने के चांसेस रहेंगे, और इसकी इंटेंसिटी साइक्लोन से लगाकर एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के बीच रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इस सिस्टम का असर देश के कई हिस्सों पर देखने को मिलेगा। कहाँ कितना असर होगा, अगर उसके बारे में जानकारी दें तो जिस प्रकार आपको बताया, अभी इस सिस्टम के लैंडफॉल डेट में पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इस माह के अंतिम दिनों में और दिसंबर के शुरुआती दिनों में इस सिस्टम की वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्टल इलाकों में कई स्थानों पर तेज तूफानी हवाएं चल सकती है और भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इन तीनों ही राज्यों के अंदरूनी भागों में भी तेज हवाएं चल सकती है और भारी से अति भारी और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने के लिए फैक्टर्स काफी फेवरेबल दिखाई दे रहे हैं अभी की रीसेंट लैंडफॉल पॉइंट के अनुसार। लेकिन अगर यह सिस्टम जिस प्रकार आपको बताया उत्तर की तरफ बढ़ जाता है तो दक्षिण भारत के हिस्सों में इस सिस्टम का कम असर होने और पूर्वी मध्य भारत के हिस्सों में इस सिस्टम का ज़्यादा असर होने की संभावनाएं बन सकती है। जो भी परिस्थिति होगी आगे आपको अगले 2 से 3 दिनों के बाद पूरी तरह से जानकारी दे दी जाएगी। वहीं इसी सिस्टम का असर छत्तीसगढ़, ओडिशा के अन्य इलाके, वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियों के रूप में इस माह के अंतिम दिनों वहीं दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आप सभी समझ गए होंगे, देश के तटीय हिस्सों पर जो कि तमिलनाडु से ओडिशा तक के इलाके हैं, वहाँ इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के चांसेस कहीं भी बन सकते हैं। तो वहाँ के लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। भारी से अति भारी बारिश भी कई इलाकों को पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के हिस्सों को प्रभावित कर सकती है नवंबर माह के अंतिम दिनों में। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर भी इस सिस्टम का असर बादलों की आवाजाही के रूप में देखने को मिल सकता है। हालांकि जैसे ही यह सिस्टम भारत के तटीय हिस्सों की तरफ लैंडफॉल करना शुरू होगा, उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर भी एक मध्यम से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हो सकती है, जिसकी वजह से अगर यह सिस्टम लैंडफॉल करके भारत के अंदरूनी हिस्सों की तरफ आगे बढ़ जाता है तो पूर्वी हवाओं के साथ इंटरेक्शन होने की वजह से उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को और भी नमी मिल सकती है और उसका असर उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और ओलावृष्टि की गतिविधियों के रूप में दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में जानकारी आपको अगले मैप में दी जाएगी। 24 से 27 नवंबर के मध्य के समय में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पूर्वी गुजरात के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के हिस्सों में अगले 8 से 10 दिनों के दौरान सामान्य से कम रहेंगे। पूर्वी भारत में सामान्य देखने को मिल सकते हैं और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियों के रूप से या फिर वजह से सामान्य से अधिक देखने को मिल सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 30 नवंबर से लगाकर 9 दिसंबर के मध्य के समय में देश भर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और होने वाली बारिश की गतिविधियों के रूप से बनाया गया है। इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में इस समय में बारिश होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के रेमनेंट की वजह से दिसंबर माह के शुरुआती सप्ताह में भी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं ECM और CFS मॉडल के अनुसार जताई जा रही है। ठीक इसी दौरान उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक मध्यम से प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हो सकती है। यह वही पश्चिमी विक्षोभ होगा जिसके बारे में आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल लगातार पिछले 1 माह से भी अधिक समय से जानकारी दे रहे हैं। तो अब CFS मॉडल के साथ साथ ECM मॉडल ने भी संकेत देना शुरू कर दिया है कि दिसंबर माह के शुरुआती सप्ताह में यानी कि 2 से 5 दिसंबर के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर एक मध्यम प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी वजह से उसका इंटरेक्शन पूर्वी हवाओं के साथ होने से उड़ीसा समेत पूर्वी भारत के हिस्सों में तो बारिश होगी ही होगी। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के उत्तरी और पूर्वी हिस्से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं ECM मॉडल जता रहा है। लेकिन ऐसा वही तभी होगा जब इस सिस्टम का यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पूर्वी हवाओं के साथ इंटरेक्शन होगा। अगर इसका इंटरेक्शन पूर्वी हवाओं के साथ नहीं होता है
तो भी उत्तर पश्चिम भारत के कुछ स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन अगर इंटरेक्शन हो जाता है तो एक बड़े स्तर पर बारिश होने के लिए कंडीशंस फेवरेबल बन सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीनों ही राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तरी स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। यह पूर्वानुमान GFS और CFS समेत ECM मॉडल का है और इसमें आने वाले दिनों में थोड़े बहुत चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी में और भी बढ़ोतरी या फिर थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिल सकती है। जो भी संभावनाएं होंगी, द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल अगले 2 से 3 दिनों के बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको पूरी तरह से क्लैरिटी दे देंगे। फिलहाल तो ऐसी ही संभावनाएं दिख रही है कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम दक्षिण या फिर पूर्वी भारत के हिस्सों में लैंडफॉल कर सकता है। उसका असर दक्षिण भारत समेत मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियों के रूप में दर्ज हो सकता है और उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ पूर्वी हवाओं का कन्वर्जेंस होने की वजह से उत्तर पश्चिम भारत के भी कई स्थानों पर व्यापक रूप से बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। व्यापक का मतलब यह है कि वाइड स्प्रेड रूप में बारिश हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर ही स्थान पर भारी बारिश हो, यानी कि हर जगह भारी बारिश हो। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का मतलब यह नहीं होता कि हर इलाके में ओलावृष्टि हो या फिर आप जहां भी रहते हैं आपके वहां भारी बारिश हो। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का मतलब यह होता है कि वैसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जो कि एक साथ कई राज्यों को बारिश की गतिविधियां दिलाए। तो ऐसा पश्चिमी विक्षोभ दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आ सकता है, जिसका असर उत्तर पश्चिम भारत में काफ़ी स्थानों पर देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार आपको जानकारी दे दी गई है। बंगाल की खाड़ी में 2 से 6 दिसंबर के मध्य के समय में दक्षिणी भागों पर और उससे सटे इक्वेटर पर एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जिसका असर दक्षिण भारत के हिस्सों में दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह में देखने को मिल सकता है। MJO की दस्तक दिसंबर माह के तीसरे और चौथे सप्ताह में ही इंडियन ओशन में होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल सकती है। उससे पहले कोई ज़्यादा बड़ा वेदर सिस्टम बनने के लिए संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले दिनों में इसमें चेंजेस होंगे तो आपको लगातार जानकारी दे दी जाएगी। बारिश की गतिविधियां होने की वजह से दिन के तापमान में उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में एकाएक गिरावट देखने को मिल सकती है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, और ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 16 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान में बारिश होने की वजह से बढ़ोतरी हो सकती है बादलों की आवाजाही की वजह से, और न्यूनतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत में दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में अधिकांश भागों में 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। जैसे ही अगर संभावित बारिश की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों पर हो जाती है तो उत्तर पश्चिम भारत समेत मध्य भारत और पूर्वी भारत में एकाएक तापमान में गिरावट दिसंबर के दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती है, और अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम दर्ज हो सकते हैं और न्यूनतम तापमान कई हिस्सों में 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज हो सकते हैं। फॉग फॉर्मेशन भी इस माह में देखने को मिलेगी। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में फॉग देखने को मिल सकता है, और दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह से भी फॉग के चांसेस देश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहे हैं। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अ सर्कुलेशन और अ लो प्रेशर एरिया इन अरेबियन सी विल मूव अवे फ्रॉम इंडियन कोस्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 डेज। अब ये वर्तमान में अरब सागर के दक्षिणी हिस्सों पर जो मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, अगले 3 दिनों के दौरान ये भारत के तटीय हिस्सों से दूर जाएगा। सेकंड पॉइंट है, साइक्लोन मे फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 24 नवंबर टू 28 नवंबर। 24 से 28 नवंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बन सकता है। अनदर लो प्रेशर एरिया मे फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 2 दिसंबर टू 6 दिसंबर। 2 से 6 दिसंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है। A moderate to strong western disturbance may impact parts of northwest India in the first week of December। दिसंबर माह के शुरुआती सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत पर एक मध्यम से प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हो सकती है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून विल मूव इनटू एग्रेसिव फेज आफ्टर 22 नवंबर इन व्यू ऑफ अपकमिंग साइक्लोनिक स्टॉर्म। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मजबूत सिस्टम या फिर चक्रवाती तूफान की स्थिति को देखकर नॉर्थ ईस्ट मानसून अपने एक काफ़ी तीव्र फेज में आ सकता है, जो कि देश के कई हिस्सों में विशेषकर दक्षिण और पूर्वी भारत में भारी बारिश की गतिविधियां दिला सकता है। मिनिमम टेम्परेचर विल स्टे इन बिलो नॉर्मल कैटेगरी ओवर मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 डेज। अगले 10 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज हो सकते हैं, जिसमें विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के हिस्से शामिल हो सकते हैं। उसके बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी देश के ज़्यादातर भागों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ देश के कई हिस्सों में संभावित होगी या फिर देखने को